बिहार में पहले फेज की वोटिंग बस 17 या 18 घंटे बाद शुरू हो जाएगी। उससे पहले राजनीति एक जबरदस्त करवट बदल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि कास्ट पॉलिटिक्स में तेजस्वी यादव का बाबू साहब वाला बयान जहां चर्चा में है, वहीं विपक्ष इस बात का मुद्दा बना रहा है कि एनडीए के पोस्टर में नीतीश कुमार क्यों गायब है। नीतीश कुमार के बच्चा पैदा करने वाले बयान पर लालू प्रसाद यादव के परिवार पर जो सीधा अटैक हुआ है उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे और साथ साथ चिराग पासवान इस बात पर भड़क गए हैं कि उन्हें आखिरकार जमुरा क्यों कहा गया है। हमारे साथ इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी मौजूद हैं। सुशील जी, बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर आपका और उम्मीद है आप स्वास्थ्य लाभ कर रहे होंगे, बहुत जल्द ठीक भी हो जाएंगे। जी। सुशील जी, जिस तरह से बिहार के चुनाव में अब बयानबाजी जबरदस्त तरीके से सामने आ रही है, जहां पर बाबू साहब वाले बयान पर तेजस्वी यादव को घेरा जा रहा है, वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के व्यक्तिगत बयान सुर्खियां बटोर रहे हैं। जो अब बातें कही जा रही हैं वो क्या बिहार के चुनाव के लिए नई नहीं है? नहीं, देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का जो चरित्र रहा है वो सवर्ण जातियां और ऊंची जातियों को गाली देकर 15 साल उन्होंने राज किया। और रघुवंश बाबू जो राष्ट्रीय जनता दल के सबसे बड़े नेता थे जी, उनको अपने अंतिम दिनों में जिंदगी के इस्तीफा देना पड़ा, उनको पार्टी छोड़ना पड़ा। और परसों डिहरी के अंदर जिस तरह से तेजस्वी यादव ने राजपूत समाज के लिए शब्दों का प्रयोग किया है, यह अत्यंत ही आपत्तिजनक है। और ये वही राष्ट्रीय जनता दल है जिसने जब केंद्र की सरकार ने सरकारी नौकरियों में 10% का आरक्षण दिया था ऊंची जाति के लोगों को, तो सभी दलों ने समर्थन किया, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल अकेली पार्टी है बिहार में जिसे इसका खुलकर विरोध किया। आखिर राष्ट्रीय जनता दल से हम जानना चाहते हैं, क्या बिहार के अंदर सवर्ण समाज के लोगों को रहने का अधिकार नहीं है? क्या केवल राजपूत, भूमियार, ब्राह्मण, कायस्थ इन जातियों को गालियां देकर ही केवल राजनीति हो सकती है? और ये कहना कि सीना तान कर लोग चलते थे उनके सामने, यानी आप क्या बताना चाहते हैं? सुशील जी, लेकिन तेजस्वी यादव का ये कहना है कि बाबू साहब का मतलब सरकारी अधिकारी है, क्योंकि बिहार में बाबू साहब राजपूत को भी कहा जाता है, ब्राह्मण को भी कहा जाता है, भूमिहार को भी कहा जाता है। नहीं, ये तो आफ्टर थॉट है, ये तो आफ्टर थॉट है। ये सरकारी कर्मचारी को बाबू साहब कोई कहता है क्या? कोई बाबू साहब नहीं कहता। बाबू साहब राजपूत समाज के लिए रोहतास, कैमूर के पूरे इलाके में जहाँ राजपूतों की बहुत बड़ी आबादी, और देखिए मैंने कहा कि वो वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पर, जो हम बिहार में नहीं होने देंगे। बीजेपी, जनता दल भी पिछड़ों की राजनीति करती है। क्या भारतीय जनता पार्टी आज जात की राजनीति नहीं कर रही? इस मुद्दे को इतना तूल देकर क्या आप जात पात की राजनीति को बढ़ावा नहीं देते? क्या आप राजपूतों को एक तरह से आह्वान नहीं कर रहे? आपने बयान दिया, ये बयान तो राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं का बयान आया है, ये हम लोगों ने शुरुआत की है क्या? रघुवंश साहब कौन थे? और मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि आखिर ऊंची जाति के गरीब लोगों को 10% के आरक्षण देने का राष्ट्रीय जनता दल ने क्यों विरोध किया? इसका जवाब तो दे वो, और उनकी पूरी राजनीति भूरा बाल साफ करो। जो अपर कास्ट हैं उनके खिलाफ की पूरी, लेकिन ये 10% आरक्षण की बात तो आपके संकल्प पत्र में नहीं है। जो 11 आपके संकल्प हैं उसमें 10% आरक्षण की बात तो कहीं नहीं है, ऐसा क्यों? तो उसमें जरूरत क्या? तो अरे भैया, वो तो ऑलरेडी दे चुके हम लोग ना। ये तो ऑलरेडी बिहार के अंदर 10% का आरक्षण तो दे चुके, केंद्र की सरकार ने दे दिया। बिहार सरकार ने ऊंची जाति के गरीब लोगों को नौकरियों में 10% का आरक्षण दे दिया। तो जो दे चुके हैं उसको संकल्प पत्र में देने की आवश्यकता क्या है? लेकिन जवाब तो राष्ट्रीय जनता दल को देना है ना कि उन्होंने क्यों विरोध किया, आज भी क्यों विरोध कर रहे हैं और किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो। तो जातीय राजनीति के साथ साथ जो व्यक्तिगत टिप्पणी हो रही है, अब जरा उस पर चर्चा करते हैं। सुशील जी, नीतीश कुमार जी जितने संयमित नेता हैं, हम सब जानते हैं उनकी जबान कभी फिसलती नहीं, लेकिन जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं और खास करके जो व्यक्तिगत टिप्पणी लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी के ऊपर है, क्या ये सही है? बच्चों के लिए 6-7 बच्चे, ये बात सही है क्या? देखिए, जो लालू प्रसाद यादव के परिवार की जो संस्कृति रही, आखिर लालू जी से पूछिए कि अपने बच्चों को पढ़ाया क्यों नहीं? कर्पूरी जी के जमाने में कोई बच्चे नहीं पढ़ते, समझ में आ सकता था, लेकिन आज के जमाने में अगर तेजस्वी यादव के 9th भी पास नहीं कर पाए, बड़ा बेटा इंटर पास है, तो इसका जवाब तो देना पड़ेगा ना। और आज के समय में कोई व्यक्ति 8 बच्चे, 9 बच्चे, 9 बच्चे पैदा करें तो समाज उनसे पूछेगा कि नहीं पूछेगा? तो इसका पलटवार जब तेजस्वी कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी के परिवार से तुलना कर रहे हैं,
तो क्या आप इसे सही मारेंगे? क्या तुलना? नहीं बताइए क्या प्रधानमंत्री तेजस्वी का बयान है कि प्रधानमंत्री जी के भी भाई बहन कई हैं, तो ये तो देखिए व्यक्तिगत टिप्पणी तो पूरे देश के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा। ये तो 1 दर्जन नहीं ना है। उन्होंने तो क्या मानक प्रस्तुत किया है हिंदुस्तान के सामने। और नरेंद्र मोदी के पिताजी तो कोई प्रधानमंत्री या कोई राजनेता नहीं थे। लालू प्रसाद यादव तो बिहार के मुख्यमंत्री रहे, राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री रही। इन बातों का जवाब उनको देना पड़ेगा ना। और तेजस्वी को यह भी बताना पड़ेगा कि आखिर 31 साल की उम्र में 53 संपत्ति के मालिक कैसे बन गए। आपने कभी नौकरी नहीं की, आपकी पुश्तैनी संपत्ति नहीं थी, आप क्रिकेट में फेल कर गए, पढ़ाई में फेल कर गए, और केवल 31 साल की उम्र में 53 से ज्यादा संपत्ति के मालिक कैसे बन गए। नहीं, ये सवाल तो बनता है, लेकिन जरा ये बताइए, मैं अगर इस सवाल को थोड़ा सा और आपके लिए पीछे ले चलूं, नीतीश कुमार जी ने यही सवाल 2017 के विधानसभा में लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी से क्यों नहीं पूछा था? सुशील जी, अजय जी सार्वजनिक जीवन में है, इन बातों का जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल, चलिए तो मैं इस सवाल को थोड़ा सा घुमा देता हूं। नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बीते 15 साल से रहे हैं। नहीं, मैं इसका अजय जी इसका जवाब चाहता हूं। नहीं, बिल्कुल आप जवाब मांगिए। जवाब देने का अधिकार तेजस्वी यादव का है, सवाल पूछने का अधिकार आपका है। लेकिन हम तो बस ये आपसे पूछना चाहते हैं कि ये बताइए कि 2017 में जब नीतीश कुमार जी उप मुख्यमंत्री का पद दे रहे थे तेजस्वी यादव को, तब उन्होंने ये सवाल क्यों नहीं उठाए? आज क्यों उठा रहे हैं? अजय जी इसको घुमाइए नहीं, मैं नहीं, उनसे सवाल पूछिए कि आखिर में 53 संपत्ति के मालिक कैसे बन गए। चलिए ये सवाल आप उठाइए ना, इसका जवाब तो तेजस्वी यादव देंगे ही। लेकिन बुनियादी सवाल ये है कि जिस भाषा, जिस शैली का इस्तेमाल आज नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, उस पर यह सवाल उठता है कि जिस व्यक्ति से बारे में हमेशा ये कहा जाता था कि वो अपना संयम कभी नहीं खोते, सुशील जी, कि आज लालू यादव जेल में क्यों बंद है, वो बताएंगे कि नहीं बताएंगे? बिल्कुल, लालू यादव अपने कर्मों का भुगतान कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव अगर आज जेल में हैं तो वो इसलिए क्योंकि उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, और उन आरोपों के लिए जो उनको सजा मिलनी चाहिए वो मिल रही है। इसका जवाब देना पड़ेगा ना। तो लालू प्रसाद यादव की वजह से जो भी हो वो एक अलग मुद्दा है। आज सबसे बड़ा मुद्दा तो यह है जो हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या आप नीतीश कुमार जी के सभी बयानों को सही मानते हैं? क्या जो भी बयान दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है? मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। तेजस्वी यादव 31 साल की उम्र में 53 संपत्ति के मालिक कैसे बन गए? क्या वो IRCTC घोटाले की चार्जशीटेड नहीं है? क्या 750 करोड़ का बॉन्ड उनका पटना में नहीं बन रहा था जिसको जब्त कर लिया गया? क्या IRCTC घोटाले में उन पर जो चार्जशीट फाइल हुई है उसका ट्रायल प्रारंभ होने जा रहा है? तो ये बताइए कि ये तो 5 साल पुरानी बात है सार्वजनिक जीवन में। सुशील जी, 5 साल पुरानी बात है। केंद्रीय जांच एजेंसी बीते 5 साल से क्यों नहीं गिरफ्तार कर पाई अभी तक तेजस्वी यादव को? बेल पर, आपको मालूम है जी, क्या बेल पर हम आपका गिरफ्तार नहीं कर पाई? आखिर वो चार्जशीटेड है कि नहीं? चार्जशीट बता दीजिए। लेकिन ये बताइए कि वो जेल के भीतर क्यों नहीं है? उनकी 53 संपत्ति के, वो 53 संपत्ति के मालिक। खैर चलिए, इसका जवाब तो आरजेडी को देना चाहिए और तेजस्वी यादव को देना चाहिए। एक पत्रकार इसका क्या जवाब दे सकता है सुशील जी? लेकिन मैं आइए दूसरे बड़े मुद्दे पर आपसे सवाल पूछता हूं। ये कहा जा रहा है कि जेडीयू के खेमे में बहुत खलबली मची हुई है, क्योंकि जो पोस्टर लगाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उसमें प्रधानमंत्री का चित्र तो है लेकिन नीतीश कुमार जी का कोई चित्र नहीं है, और इसे लेकर जेडीयू के खेमे में जरा खलबली है। क्या खलबली है? जो तमाम पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री का फोटो उसमें है, नीतीश कुमार का फोटो नहीं है, और इसे लेकर खलबली है जेडीयू के कैंप में। जब अजय जी, जब नरेंद्र मोदी जी ने घोषित कर दिया कि वो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार है, वही मुख्यमंत्री होंगे, तो पोस्टर में फोटो है कि नहीं है? और आपने सारे पोस्टर देखे हैं क्या? बिल्कुल देखे, हम अभी दिखा भी रहे हैं। अगर आप अभी इंडिया टीवी देखें तो हम तमाम पोस्टर्स दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री जी हैं। अजय जी, मेरा फोटो कहां पर है? अमित शाह का फोटो कहां पर है? नड्डा जी का फोटो कहां पर है? ये कोई फोटो कोई मुद्दा है क्या? अरे जब नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने ऐलान कर दिया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, वो प्रधानमंत्री हैं, उनकी सभा होने जा रही है, स्वाभाविक है कि देश के प्रधानमंत्री का फोटो उस पर होगा, इसमें ये कौन बड़ी बात है? और तो जेडीयू के लोग इतने अनिश्चित क्यों हैं? वो परेशान क्यों हैं कि आपने चिराग पासवान को उनके पीछे छोड़ रखा है? देखिए, ऐसा कि मैं तो चिराग पासवान के समर्थकों से अपील करूंगा जी कि लोक जनशक्ति पार्टी को वोट का मतलब है राष्ट्रीय जनता दल को वोट। लोक जनशक्ति पार्टी को वोट का मतलब है
तेजस्वी यादव को वोट, लोक जनशक्ति पार्टी को वोट का मतलब है कि बिहार को फिर से जंगल राज में लौटा कर ले आना। इसलिए मैं लोक जनशक्ति पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से, समर्थकों से अपील करूंगा कि अपना वोट बर्बाद मत कीजिए। अगर ऐसी बात है, तो ये बताइए कि युवा प्रभारी अभी तेजस्वी मिलना चाहिए और एक एक लोक जनशक्ति पार्टी का वोट अपना बर्बाद नहीं करेगा। बहुत जागरूक लोग हैं, तो लोक जनशक्ति के पार्टी के कार्यकर्ताओं से मैं अपील करूंगा, बीजेपी, जेडीयू, वीआईपी, हम गठबंधन के उम्मीदवारों को जिताइए और बिहार में नरेंद्र मोदी, अमित शाह के जो उम्मीदवार हैं, नीतीश कुमार, उनको बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए। इसलिए लोक जनशक्ति ऐसे में आप ये मानते हैं, कि चिराग पासवान को जमुरा कहना सही होगा? क्योंकि चिराग पासवान ने इस पर भी सख्त आपत्ति जताई है। जमुरा कहा जा रहा है आज, क्यों? क्या है उनकी बिहार में, क्या उनकी औकात, क्या उनकी स्थिति है कि बार बार आप चिराग पासवान बोले जा रहे हैं? एक सीट भी जीत सकते हैं बिहार में क्या? केवल बयान देकर टीवी पर आप लोग ट्वीट और बाकी को हाईलाइट करके हीरो बना देते किसी को। क्या उनकी हैसियत एक सीट बिहार में जीत सकते हैं क्या? अगर ऐसी बात थी तो फिर आप ऐसी बात थी तो रामविलास पासवान जी की पार्टी को एनडीए अपने साथ क्यों रखी हुई थी? वो केंद्र में मंत्री क्यों थे? केंद्र में मंत्री थे या नहीं? रामविलास पासवान जी लगातार आपके साथ रहे हैं। अरे भी अजय जी, आज मंत्री हैं क्या? आज तो है ही नहीं इस दुनिया में, कैसे मंत्री रहेंगे? तो एनडीए गठबंधन है जी। आज बिहार में एनडीए गठबंधन में कहां लोक जनशक्ति पार्टी? 4 पार्टी है बिहार के गठबंधन में, लोक जनशक्ति पार्टी नहीं है। आज से 1 महीने पहले तक तो आप लोग साथ ही में थे। जनशक्ति पार्टी थे ना, कल ना थे, आज तो नहीं है ना। अभी कल थे, आज नहीं है, यही ना सच्चाई है। अगर होते तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह कहते ना कि लोक जनशक्ति पार्टी बिहार के गठबंधन में शामिल है। इसलिए मैं जो लोक जनशक्ति पार्टी के समर्थकों से अपील करूंगा, अपने वोट को चिराग पासवान ने फिर लालू के जंगल राज को लौट कर मत आने दीजिए। और बिहार में हम उस पर भी बात करेंगे, हम बिहार के विकास के बारे में भी आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जरा राजनीतिक बयानबाजी चर्चा कर ले रहा हूं। वोट देने का काम इंडिया टीवी पर चिराग पासवान ने सीधे तौर पर आपके ऊपर आरोप लगाया था और उसको मैं दोहरा रहा हूं। उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार जी बड़े ही डिक्टेटोरियल स्टाइल में काम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ नौकरशाही पर भरोसा करते हैं। और आपके बारे में व्यक्तिगत तौर पर चिराग पासवान का यह कहना था कि आप हुआ करते थे एक जमाने में रामविलास पासवान जी के बड़े अच्छे मित्र, लेकिन आजकल आपने पलटी मार ली है और आप पिछलग्गू हैं नीतीश कुमार के। यह कहना था चिराग पासवान का इंडिया टीवी पर। पलटी किसने मारा वो तो बिहार की जनता जानती है ना। अगर मैं डिप्टी सीएम हूं तो आप मुझे जो गालियां देना दे दीजिए, स्टेपनी कर दीजिए, पिछलग्गू कर दीजिए। मैं भी आपको कह सकता हूं कि आप रजत शर्मा के पिछलग्गू हैं। ये कोई भाषा, कोई वाक्य है क्या? आप भी तो रजत शर्मा के पिछलग्गू हैं, आप वहां काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं तो काम करता हूं यहाँ पर। इस तरह की भाषा का प्रयोग मत कीजिए कम से कम। नहीं, मैं नहीं कर रहा, मैंने बयान को आपके सामने रखा है, क्योंकि जब जमुरा उनको कहा जा रहा है तो उसका इस तरह का उनका व्याख्यान था। रजत शर्मा के पिछलग्गू है क्या? अब तो आप रजत शर्मा के पिछलग्गू है क्या? अरे मैं डिप्टी सीएम हूँ बिहार के अंदर जी। नरेंद्र मोदी ने मुझे डिप्टी सीएम बनवाया है, मैं मिलकर सरकार चला रहा हूँ, मैं मिलकर और ये पलटी मैंने, हम लोगों ने मारा कि उन्होंने पलटी मारा? ये लोक जनशक्ति पार्टी ने पलटी मारा कि बीजेपी ने पलटी मारा? आप ही बता दीजिए। हम लोगों ने तो, अमित शाह ने कहा कि हमने उनको पर्याप्त संख्या में सीटों को देने का काम किया, लेकिन वो तैयार नहीं थे, वो गठबंधन से अलग हो गए। अब वो अलग हो गए, अब उनको जो गालियां देना, जो बोलना बोले, वो उनको भी 10 तारीख के बाद मालूम पड़ जाएगी कि उनकी हैसियत क्या है। 2005 के अंदर 29 सीटें जीती थी लोक जनशक्ति पार्टी, उसका लगातार उनकी सीटों की संख्या में और कमी आती चली गई है। तो देखिए कुछ लोग, तो आपके हिसाब से चिराग पासवान कोई फैक्टर नहीं है बिहार के चुनाव में, कोई उनका औचित्य नहीं है, वो वोट कटवा है, यही आप कहना चाहते हैं क्या? जनशक्ति पार्टी बिहार में बैटिंग कर रही है। आप इस बयान पर कायम हैं कि वो वोट कटवा है, वोट काटते हैं, इसलिए वो इस बार खड़े हैं चुनाव में? मैं वोट कटवा ही नहीं, मैं कह रहा हूं कि वो केवल वोट कटवा नहीं, वो राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस की राजनीति कर रहे हैं। उनका एक ही टारगेट है कि बिहार में बीजेपी की सरकार न बने। वो कहने को तो है कि मैं नरेंद्र मोदी का हनुमान हूं, लेकिन वो लंका जलाने, वो अयोध्या जलाने में लगे हैं, लंका जलाने के बजाय। तो 10 तारीख के बाद ऐसे लोगों की हैसियत और मालूम पड़ जाएगा कि बिहार में जब एक भी सीट वो नहीं जीत पाएंगे। और बिहार में उनके जैसे बहुत सारी पार्टियां हैं, पप्पू यादव की भी पार्टी है, बसपा भी खड़ी है, ओवैसी की भी पार्टियां हैं। हर चुनाव में लोग खड़े होते हैं, ये कौन बड़ी बात है?
सुशील जी, 2-4-5 वोट काट कर घर बैठ जाते हैं। सुशील जी, आपने बिहार के विकास की बात की और घोषणा पत्र भी आपका हमने देखा, संकल्प पत्र, जिसमें पहली बात जो है वो सीधे तौर पर है कि हर बिहार के निवासी को मुफ्त में कोरोना का वैक्सीन दिया जाएगा। तो क्या ये माना जाए कि अगर चुनाव ना होता तो बिहार के निवासियों को मुफ्त में कोरोना का वैक्सीन न दिया जाता? ये लिखा है क्या घोषणा पत्र? नहीं, मैं आपके संकल्प पत्र में है कि हर किसी को मुफ्त में कोरोना का वैक्सीन दिया जाएगा। तो मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, एक रिटोरिकल सवाल है कि अगर चुनाव ना होता तो क्या मुफ्त में ना दिया जाता वैक्सीन? नहीं, आप ही बताइए ना, पूरे हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी और केंद्र की सरकार ने ऐलान किया है जी कि सभी लोगों को मुफ्त में वैक्सीन दिया जाएगा। ये कौन बड़ी बात है? ये कोई इशू है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर इसे घोषणा पत्र में लिखने का मतलब क्या है? अपने क्यों नहीं लिखेंगे भाई? सरकार हम बनाने जा रहे हैं, तो घोषणा पत्र में क्यों क्या लिखना चाहिए? आप ही बता दीजिए मुझे। नहीं, मैं पूछ रहा हूं आपसे क्या लिखना चाहिए, नहीं आप ही मुझे डिक्टेट कर दीजिए। मैं कहूँ कि अस्पताल बनाना चाहिए, आप कहेंगे इसका मतलब आपकी सरकार नहीं बनेगी, अस्पताल नहीं बनाएंगे। हम कहेंगे एम्स बनाना चाहिए, आप कहेंगे कि घोषणा पत्र में आपने नई सरकार में तो एम्स नहीं बनेगा। ये कोई लॉजिक है क्या? मैं तो नहीं समझता ये कोई लॉजिक है। अरे भाई, पूरे दुनिया के अंदर वैक्सीन मिलने जा रही है। जब वैक्सीन आएगी, बिहार हो, यूपी हो, कोई हो, लेकिन बिहार का चुनाव है। हमने अपने घोषणा पत्र में इसका उल्लेख किया है कि अगर केंद्र की सरकार कोई नॉमिनल शुल्क भी लेगी तो भी हम गरीब लोगों से, आम लोगों से कोई शुल्क नहीं लेंगे। इतनी तो साधारण बात कही गई है। कोई दवा के लिए शुल्क वाली बात, शुल्क वाली बात, कोई पैसा लेता है क्या? चलिए, मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाहता हूं, वक्त जरा कम है इसलिए। आपने विकास की बात की और विकास हुआ है बिहार में, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन जरा यह समझा दीजिए कि बीते 15 साल में भारत में एक औसत आदमी की आमदनी 90,000 रुपए प्रति वर्ष से बढ़कर 1,35,000 रुपए हो गई, लेकिन एक बिहार का रहने वाला निवासी बीते 15 साल में उसकी आमदनी 32,000 रुपए से बढ़कर 44,000 रुपए प्रति वर्ष हुई है। यह कैसा विकास है बिहार में, जो देश के आसपास कहीं फटकता भी नहीं, नेशनल एवरेज के आसपास कहीं फटकता भी नहीं है, और 15 साल आपकी सरकार रही। अजय जी, कैसा विकास है ये जानने के लिए आपको 2005 में लौट के आना पड़ेगा, जब बिहार के अंदर एक घर में भी बिजली नहीं थी। आज बिहार के अंदर कोई ऐसा घर नहीं बचा जहां 22 घंटे बिजली नहीं है। ये विकास नहीं है क्या? आज बिहार के अंदर कोई ऐसा गांव नहीं है जो पक्की सड़क से नहीं जुड़ा है। आज बिहार के अंदर इतनी बड़ी बाढ़ आई, आज बाढ़ चुनाव का मुद्दा है क्या? 22 लाख लोगों के खाते में 6-6 हजार, और जो तमाम लोग बिहार से बाहर नौकरी के लिए जाते हैं, क्या वो विकास है क्या? सुन लीजिए अजय जी, या तो मुझे बोलने दीजिए, या तो आप मुझे बोलने दीजिए प्लीज। अभी कोरोना काल में महाराष्ट्र है जी, 40,000 लोग मर गए कोरोना के अंदर। बिहार में कितने लोग मरे? आज हम लोगों ने बिहार में कोरोना को नियंत्रित करके दिखाया है। ये कोई कम बड़ी उपलब्धि है क्या? 22 लाख लोग जो प्रवासी मजदूर आए, उनको बिना किराए लिए उनके घरों तक पहुंचाया गया। बिहार के अंदर 35,000 करोड़ हम लोगों ने माइग्रेंट लेबर और गरीबों पर केंद्र, यानी आपको भरोसा है कि आपने विकास किया है और आपको लगता है कि आप इसे और आगे बढ़ाएंगे। क्या मैं सही हूं सुशील जी? बढ़ाएंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद इंडिया टीवी से बात करने के लिए और अपना बहुमूल्य वक्त देने के लिए बहुत धन्यवाद। हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद भारत और अमेरिका के बीच 2+2 डायलॉग की क्या है बड़ी बातें, आपको बताएंगे।